हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र सिंह स्टडी स्टैंड से। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको राष्ट्रीय आय और उसके समाहार समष्टिगत अर्थशास्त्र की जो पहली यूनिट है क्लास 12th में, इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आपको ये देने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको शुरू करेंगे ये पूरी यूनिट राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित समाहार या घटक जिसे हम कहते हैं। देखिए, ये यूनिट बहुत लेंथी है, बहुत कुछ इस यूनिट के अंदर है। 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए सबसे मेन जो यूनिट रहती है वो यही रहती है। इसमें थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो पहले स्टार्टिंग में क्लियर करने होते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स आते हैं। काफी लेंथ है इस पूरे चैप्टर के अंदर, पूरी यूनिट कहिए आप इस यूनिट वाइज हम देखते हैं इस पूरे टॉपिक को, क्योंकि लेसन वाइज ये बहुत डिवाइडेड है, एवरी बुक वाइज ये अलग अलग है। तो हम एक यूनिट में लेकर चलेंगे जिसका नेम रहेगा राष्ट्रीय आय एवं संबंधित समाहार या घटक कहिए आप इनको। नेशनल इनकम हम सिंपल वर्डों में बोर्ड में बोलते हैं, नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो देखिए स्टूडेंट, क्योंकि ये चैप्टर बहुत तरफ से निकलता है, बहुत तरफ से समझना पड़ता है, हम अपने चैनल पर इस वीडियो में आपको एक एक कॉन्सेप्ट कराएंगे, डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट कराएंगे, क्योंकि एक एक सिंगल जब तक हमारा एक कंपोनेंट क्लियर ना हो जाए, एक कंटेंट क्लियर ना हो जाए, ये चैप्टर, ये यूनिट क्लियर नहीं होती है। तो आप ये समझिए कि आपको अगर ये चैप्टर क्लियर करना है तो एक एक टॉपिक को धीरे धीरे हर वीडियो से हम आपको बताएंगे। तो आप हमारे इस वीडियो से जुड़ने के लिए, हमारे इस लेसन की जानकारी से जुड़ने के लिए, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब पहले कर दीजिए, वीडियो को पसंद भी कीजिए, लाइक कीजिए, तो हमारे को भी बढ़ावा मिलता है। चलिए, तो हम इस चैनल पर अब इस समष्टिगत अर्थशास्त्र की बुक को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हमारे टॉपिक जैसे कि मैंने बताया राष्ट्रीय आय और उसके समाहार हैं। देखिए, मैं आपको एक एक कंटेंट वाइज कराऊंगा, इसलिए अभी मैं आपको एकदम से ये कहूं कि राष्ट्रीय आय को मैं बताना शुरू करूंगा तो आपको क्लियर नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रीय आय को क्लियर करने के लिए पहले कुछ छोटी मोटी चीजों को समझना पड़ता है, एक एक करके वो सब डिटेल होंगी, फिर जाकर एक लास्ट में ये राष्ट्रीय आय का मीनिंग निकलेगा। बट जब राष्ट्रीय आय की यूनिट है तो आपको राष्ट्रीय आय का एक मोटा मोटा मीनिंग क्लियर रहना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, राष्ट्रीय आय एक राष्ट्र, एक देश की आय की बात है। एक देश की राष्ट्रीय आय का मापन होता है हर साल के हिसाब से, एक लेखा वर्ष कहते हैं, एक वित्तीय वर्ष, इंग्लिश में फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं इसको हम लोग। जैसे भारत में है 1 अप्रैल से लेकर अगले साल के 31 मार्च तक, तो ये एक लेखा वर्ष है। इस लेखा वर्ष में अंदाजा लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है, जैसे कि सरकारी बजट में हमने पढ़ा कि सरकार बजट बनाती है, इसी तरह सरकार देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाती है कि एक लेखा वर्ष में देश को कितनी आय हुई है विभिन्न स्रोतों से। लेकिन इसको कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड हैं, जो कि हम सब इस यूनिट के अंदर आगे चलकर आपको बहुत कुछ क्लियर करवाएंगे। राष्ट्रीय आय कुल मिलाकर क्या है, या राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, राष्ट्रीय उत्पादन भी कह सकते हो, राष्ट्रीय आय भी कह सकते हो, नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। तो इस राष्ट्रीय आय का सीधा सा मतलब होता है, राष्ट्रीय उत्पादन का मतलब होता है एक साल में, एक लेखा वर्ष में अर्थव्यवस्था कितना उत्पादन करेगी, उसका मूल्य, या एक उत्पादन जितना टोटल उत्पादन होगा उसका मूल्य, उसको बेचकर मिलने वाली आय, ऐसे भी कह सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी डिफाइन हल्की सी बता देता हूं ताकि आगे के टॉपिक्स में आपको थोड़ा बहुत समझ में आता रहे। राष्ट्रीय आय का, राष्ट्रीय उत्पादन का मतलब है किसी अर्थव्यवस्था द्वारा एक लेखा वर्ष में किए गए सभी उत्पादन को, जिसमें हम नेम लेते हैं अंतिम उत्पादन को। देखिए, मैं यहां बताता हूं आपको क्या लिखा है। किसी अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष, मेन बात है एक लेखा वर्ष, सारा अनुमान एक लेखा वर्ष का है। उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं, याद रखिए राष्ट्रीय आय में अंतिम वस्तुएं और सेवाएं
यानी वस्तुएं भी शामिल हैं और सेवाएं भी, लेकिन एक खास शब्द शामिल किया गया है, अंतिम। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ और भी बनता है, अंतिम भी है तो कुछ और भी है। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग। सीधा सा कैलकुलेशन है कि एक साल में एक देश जितनी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं बनाएगा उसकी वैल्यू को, मूल्य को निकाला जाता है और वो होता है देश का राष्ट्रीय उत्पादन या देश की राष्ट्रीय आय। अभी मैं इसको ज्यादा डिटेल में आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, आगे धीरे धीरे टॉपिक टू टॉपिक क्लियर करते हुए हम इसको डिटेल में बात करके चलेंगे। चलिए, तो बात यहां ये निकल कर आपके सामने अंतिम वस्तुएं और सेवाएं, इस पूरी यूनिट का फर्स्ट मेन जो कंटेंट है, जो मेन टॉपिक है, जो पहले क्लियर होना बहुत जरूरी है, वो यही है कि अंतिम वस्तुएं कौन सी हैं, फिर दूसरी कौन सी हैं। एक्चुअली सबसे पहले आपके लिए क्लियर करना जरूरी है, दो तरह की वस्तुएं अर्थव्यवस्था में बनती हैं हर साल 10 साल। एक होती हैं अंतिम वस्तुएं जो राष्ट्रीय आय का हिस्सा होती हैं, राष्ट्रीय आय होती हैं, और दूसरी होती हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं या अंतिम उत्पाद जिन्हें हम फाइनल गुड्स कहते हैं इंग्लिश में, और मध्यवर्ती वस्तुएं या उत्पाद जिन्हें हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है, मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु, इसको डिटेल में कराएंगे इस वीडियो के अंदर। क्या है ये दोनों? नाम तो बड़ा आसान है, अंतिम वस्तु जो फाइनल तैयार हो जाती है, और मध्यवर्ती वस्तु जो मध्य में यूज होती है, किस में? उत्पादन में। देखिए, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले ये यूनिट आती है और सबसे मेन टॉपिक ही आता है। जिसको ये टॉपिक क्लियर ना हो उसको समझ लीजिए कि बहुत कुछ क्लियर ही नहीं होता है, और ये आपकी लाइफ में भी यूज होता है। इसलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी हैं अंतिम वस्तुएं और कौन सी हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। देखिए, अर्थव्यवस्था में क्रियाएं होती हैं, 3 क्रियाएं होती हैं, उत्पादन, उपभोग और निवेश। जो भी वस्तुएं उपभोग के लिए हैं, निवेश के लिए, उपभोग करने का मतलब जो आप प्रत्यक्ष जरूरतों के लिए पूरा करते हो, जैसे हम कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, ब्रेड यूज करते हैं, जूते यूज करते हैं, पेन लेते हैं, ये सब हम प्रत्यक्ष उपभोग करते हैं। जिसे उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से उपभोग कर रहा है वो अंतिम वस्तु है। और निवेश करता है, निवेश करने का मतलब होता है जैसे उत्पादन के लिए एक संपत्ति खरीदना, संपत्ति को लगाना। उदाहरण के तौर पर एक फैक्ट्री मशीन लगाती है, स्थायी उपकरण लगाती है, पक्के उपकरण। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, एक और किसान है, वो खेती करता है तो वो ट्रैक्टर लेता है, वो एक निवेश है। वो ट्यूबवेल लेता है, वो एक निवेश है। तो और कोई यंत्र अगर लेता है तो वो एक निवेश है। जो भी चीजें एक स्थायी संपत्ति के रूप में उत्पादन में, बिजनेस में लगाई जाती हैं, वो अंतिम वस्तुएं हैं, वो निवेश है। और जो हम प्रत्यक्ष उपभोग करते हैं वो जो है आपका उपभोग है। तो जो भी वस्तुएं उपभोग के लिए हैं, निवेश के लिए हैं, वो अंतिम वस्तु है। और जो वस्तुएं उत्पादन के लिए, 3 ही क्रियाएं होती है अर्थव्यवस्था में, उत्पादन, उपभोग और निवेश। जो वस्तुएं उपभोग और निवेश के लिए हैं वो अंतिम है, और जो वस्तुएं उत्पादन के लिए हैं वो मध्यवर्ती। उत्पादन के लिए होने का मतलब क्या है, हम किसान के उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसान ने ट्रैक्टर लिया, ट्यूबवेल लिया, ये अंतिम वस्तु है। लेकिन उत्पादन के लिए उसने जो खाद ली, कीटनाशक लिए, बीज लिए, पानी लिया, वो मध्यवर्ती वस्तु है, वो मध्यवर्ती वस्तु है। अब स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आता ज्यादा, ये मोटी मोटी डिफाइन वाली बात हो गई कि जो वस्तुएं उत्पाद, उपभोग या निवेश के लिए हैं वो अंतिम है, जो उत्पादन के लिए हैं वो मध्यवर्ती है। लेकिन आगे डिटेल में आपको इसको गहराई को लेकर चलना है। गहराई क्या है? असल में हर वो वस्तु अंतिम वस्तु है जो दोबारा नहीं बिकती। आप कपड़े ले आए, जूते ले आए, सामान ले आए, घर पर जो उपभोग किया, दोबारा नहीं बिकेगा। किसान जो ट्रैक्टर ले आया, ट्यूबवेल ले आया, वो निवेश कर दिया, वो दोबारा बेचने के लिए थोड़ी ना लाया है।
जो चीज बेचने के लिए लाई जाती है, आगे बेचने के लिए लाई जाती है, वो मध्यवर्ती है। अब कच्चा माल लेके आए, ईंधन लेके आए, किसान बीज लेकर आया, खाद लेकर आया, कीटनाशक लेकर आया, उससे वो कुछ बनाएगा, उसे आगे बेचेगा। तो जो वस्तुएं आगे बिकती हैं दोबारा से, वो मध्यवर्ती वस्तुएं, और जो दोबारा नहीं बिकनी है वो अंतिम वस्तुएं। आप बहुत सारे एग्जाम्पल से समझिए। एक स्कूल है, स्कूल बनता है, स्कूल के अंदर डेस्क आते हैं और फर्नीचर आता है, फैन लगते हैं, कूलर लगता है, एसी लगता है, वो सब अंतिम वस्तुएं हैं, वो एक निवेश है। लेकिन स्कूल के अंदर उत्पादन कार्यों के लिए स्टेशनरी होती है, सिंगल यूज, चौक यूज होता है, मार्कर पेन यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, पानी यूज होता है, वो मध्यवर्ती वस्तु है। एक तरह से कहिए कि मध्यवर्ती वस्तुएं उत्पादन में यूज हो जाती हैं। अंतिम वस्तुएं एक निवेश, स्थायी संपत्ति है, या जो आप उपभोग करते हो वो अंतिम वस्तु है। उपभोग, दो बातें याद रखिए, जो वस्तु उपभोग और निवेश के लिए हैं वो अंतिम वस्तुएं हैं, जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग होती हैं वो मध्यवर्ती वस्तु। लेकिन आप आसान अच्छा समझ पाओगे कि जिनकी पुनः बिक्री संभव नहीं है, याद रखिए, जिनकी पुनः बिक्री संभव नहीं है वो है अंतिम वस्तुएं, और जो दोबारा बिक सकती हैं वो मध्यवर्ती हैं। इस हिसाब से थोड़ी कंफ्यूजन है, मैं आपको बताता हूं। आप अपने घर में ब्रेड लेके आते हो, डबल रोटी ब्रेड लेकर आते हो, आपका उद्देश्य उपभोग करना है, ये एक अंतिम वस्तु है। एक रेस्टोरेंट वाला ब्रेड लाता है आगे अपने सामान बनाने के लिए, वो एक मध्यवर्ती वस्तु है, क्योंकि उस ब्रेड से वो सामान बना के आगे बेचेगा। आप घर के लिए सब्जी लेकर आते हो, वो एक अंतिम वस्तु है। गृहस्थ परिवार, फैमिली लेकर आती है तो वो एक अंतिम वस्तु है। लेकिन वही सब्जी रेस्टोरेंट वाला लेकर आता है तो वो मध्यवर्ती, क्योंकि उससे वो बनाकर आगे बेचेगा। अब बातें और भी हैं समझने के लिए। अभी मैं आपको एक बहुत बढ़िया उदाहरण देकर आगे इसको थोड़ा डिक्टेट भी करूंगा कि एक ही वस्तु कई बार अंतिम है, कई बार मध्यवर्ती है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। कार आप घर के लिए लेकर आएंगे, वो एक अंतिम वस्तु है, क्योंकि आपने उसका उपभोग करना है। वही कार उत्पादन के लिए आती है, निवेश हो जाती है। फैक्ट्री वाला लेकर आता है आपको वो उत्पादन के लिए, लेकिन वो एक निवेश है, वो एक स्थायी संपत्ति है। कार के अंदर जो पेट्रोल यूज होता है वो मध्यवर्ती वस्तु है। फैक्ट्रियों के अंदर बिजली यूज होती है, ईंधन यूज होता है, कच्चा माल यूज होता है, वो सब मध्यवर्ती वस्तु है। अंतिम वस्तु वो है जैसे उसकी मशीन, वो एक अंतिम वस्तु है। लेकिन कई बार अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु एक्चुअली उद्देश्य पर निर्भर है। मैं आपको साफ कहूंगा, जिनका उद्देश्य उपभोग करना है, निवेश करना है, आगे बिजनेस में सामान लगाना है, वो अंतिम वस्तुएं हैं, और जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग होंगी वो मध्यवर्ती वस्तुएं। मैं आपको एक और उदाहरण आगे चलकर अभी दूंगा डिटेल करते हुए। तो उदाहरण के तौर पर आप समझ रहे हो, कपड़े हैं, जूते हैं, ब्रेड है, वॉशिंग मशीन है, फोन है। इस वॉशिंग मशीन को याद रखिएगा, हम अभी एक उदाहरण से बहुत डिटेल में आपसे बात करेंगे। कच्चा माल है, ईंधन है, ये सब चीजें, बिजली है, तेल है, ये सब उत्पादन में यूज होने वाली मध्यवर्ती वस्तु है। किसान के उदाहरण से आप दोबारा याद रख लीजिए, किसान ट्रैक्टर लेता है, ट्यूबवेल लेता है, वो अंतिम वस्तु है क्योंकि वो निवेश के उद्देश्य से है। बीज लेता है, खाद लेता है, कीटनाशक लेता है, वो मध्यवर्ती वस्तु के रूप में। तो राष्ट्रीय आय में क्या शामिल करेंगे आपके हिसाब से, दिमाग लगाइए आप। ब्रेड शामिल होगी, ब्रेड आप उपभोग करते हो। ब्रेड को लगाने में जो मैदा लगा है, जो तेल लगा है, जो चीनी लगी है ब्रेड के अंदर, नमक लगा है, वो उसकी मध्यवर्ती वस्तु है। लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी वस्तु अंतिम है और कौन सी मध्यवर्ती? सवाल यही है कि क्या वो आगे दोबारा बिकेगी। अगर वस्तु दोबारा बिकेगी तो वो मध्यवर्ती है। अगर एक बेकरी वाला मैदा, ब्रेड, तेल ला रहा है तो आगे बेचेगा, तो उसके हिसाब से वो मध्यवर्ती है। आप ब्रेड खरीद के ला रहे हो तो घर पे खाओगे, तो वो एक अंतिम वस्तु है।
तो राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करेंगे? कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे सिर्फ ब्रेड, ना कि मैदे को, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन होती है, इसलिए हम इसे एक नाम देते हैं जिसका नाम है दोहरी गणना की समस्या। राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना की समस्या पैदा होती है क्योंकि मैंने अभी भी आपको एक बात बता दी है कि राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम वस्तुएं शामिल होंगी, मध्यवर्ती का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप दिमाग लगाइए कि गन्ना भी कर ले और चीनी भी कर ले, चीनी के मूल्य में गन्ने का मूल्य शामिल होता है। ब्रेड भी कर ले और मैदा भी कर ले, मैदे का मूल्य तो ब्रेड के मूल्य में शामिल होता है। तो ये क्या है? ये दोहरी गणना है। जब राष्ट्रीय आय में बार बार एक ही चीज का मूल्य आ जाए, मैं तो कहता हूं कई बार आ जाता है, दोहरी गणना तो नाम है लेकिन कई बार आ जाता है। जैसे गन्ने का मूल्य चीनी के मूल्य में आ जाता है, चीनी का मूल्य मिठाई के मूल्य में आ जाता है, तो एक ही चीज का मूल्य बार बार शामिल होना कहलाता है दोहरी गणना की समस्या। ये लिखा है, जब राष्ट्रीय आय में एक वस्तु का मूल्य बार बार शामिल हो जाता है, वस्तु एक मूल्य बार बार शामिल होता है, तो उसे हम दोहरी गणना कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया, गन्ना और चीनी, ब्रेड और मैदा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होता है। और फिर होता क्या है? कंफ्यूजन तो होगी ना। आपको कैसे पता चलता है कौन सी वस्तु किस उद्देश्य से? सीधा उदाहरण दूं, दुकान पर लेने आया कोई ब्रेड, आपको क्या पता उसमें ब्रेड का क्या यूज करना है, घर पे यूज करना है या रेस्टोरेंट में यूज करना है? कौन चीनी लेके गया, किस उद्देश्य से लेके गया, हलवाई लेके गया है या गृहस्थ लेके, परिवार लेके गया है? तो दिक्कत तो है। तो राष्ट्रीय आय का अगर बार बार एक चीज का मूल्य शामिल होगा तो क्या होता है? राष्ट्रीय आय का मूल्य अनावश्यक रूप से बढ़ जाता है। यह बात ध्यान रखिए, वो बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा मूल्य हो जाएगा राष्ट्रीय आय का। याद रखिए, यह एक समस्या है, इसलिए इसको बोला गया दोहरी गणना की समस्या। कि जब राष्ट्रीय आय में एक वस्तु का मूल्य, मतलब सीधी सी बात, जब राष्ट्रीय आय में अंतिम वस्तु भी शामिल हो जाए और मध्यवर्ती भी हो जाए तो समस्या होती है दोहरी गणना की समस्या। लेकिन ऐसी बात नहीं है, समस्या का हल होता है। अब मैं बार बार जब कह रहा हूं कि राष्ट्रीय आय में खाली अंतिम ही आती हैं, मध्यवर्ती तो आती ही नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका हल है। और हल होता है दो तरीके से। आगे चलकर हम आपको बताएंगे, यहां आपको सिर्फ टच दे रहे हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना मूल्य वृद्धि विधि से होनी चाहिए। एक मेथड है जो आगे चलकर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि मूल्य वृद्धि विधि से राष्ट्रीय आय की गणना होनी चाहिए। और दूसरी बात, राष्ट्रीय आय में सावधानी बरतते हुए केवल और केवल अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाए। दो तरीके से समाधान होता है। अभी कुछ पेपर में भी पूछा गया कि दोहरी गणना का समाधान कैसे होता है, तो दोहरी गणना का समाधान होता है मूल्य वृद्धि विधि का प्रयोग करते हुए। ये कैसे होगा आगे चलकर हम डिटेल में बात करेंगे। और राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम वस्तुओं का मूल्य शामिल होना है। यहां पर मुझे दोहरी गणना की समस्या बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब अंतिम और मध्यवर्ती करते हैं तो क्या गड़बड़ करते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आय में पता ही नहीं चलता कि कौन सी वस्तु अंतिम है, कौन सी मध्यवर्ती। हमने आपको ये कहा कि राष्ट्रीय आय में खाली अंतिम वस्तु होनी है, लेकिन कई बार तो पता ही नहीं लग रहा, ब्रेड भी शामिल कर। अब देखो, किसान ने कहा जी गन्ना बनाया है, गन्ने को शामिल कर लो, ठीक है जी। चीनी मिलने का, चीनी बनाई है जी, उसे शामिल कर लो। अब चीनी के मूल्य में तो गन्ने का मूल्य शामिल था। हलवाई ने कहा जी मिठाई का मूल्य शामिल करो, मिठाई के मूल्य में तो चीनी का मूल्य शामिल था। तो हो तो गड़बड़ जाती है, इसीलिए इसका नाम है दोहरी गणना की समस्या। लेकिन राष्ट्रीय आय में सिर्फ और सिर्फ अंतिम वस्तुएं आती हैं, सबसे बड़ी बात यही याद रखनी। इसलिए राष्ट्रीय आय की डेफिनेशन में यह आया था कि ये एक लेखा वर्ष में अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य का योग है। तो इसके बाद मेन चीज एक और छोटी सी बात है कि अंतिम वस्तुएं उत्पादन परिसीमा से बाहर है। जब उत्पादन हो गया तो उत्पादन परिसीमा से बाहर, उपभोक्ता के, उत्पादकों के हाथ में है, तो बाहर हो जाती है उत्पादन से ये, और ये उत्पादन परिसीमा के अंदर है क्योंकि उत्पादन हो रहा है। उत्पादन परिसीमा एक काल्पनिक धारणा की वजह है और कुछ नहीं है। उत्पादन के बाहर हो जाने का मतलब ही है अंतिम वस्तु, उत्पादन के अंदर रहने का मतलब है मध्यवर्ती वस्तु। तो ये अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु, छोटी सी बात यही निकल कर आती है कि जो वस्तु दोबारा ना बिके वो अंतिम, जो बार बार बिके वो मध्यवर्ती वस्तु है। बार बार बिकने का मतलब यही है कि अभी वो बनी नहीं है, उपभोक्ता के हाथ में जा नहीं रही है,
इसलिए वो मध्यवर्ती वस्तु है। यहां तक दोनों का अंतर आपने समझा है, दोहरी गणना समझी है। अभी मैं आपको एक उदाहरण देकर थोड़ी सी इसकी क्लैरिफिकेशन और ज्यादा कर देता हूं। तो स्टूडेंट, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करता हूं कि कैसे एक वस्तु अंतिम है और कैसे एक मध्यवर्ती है। ये चीज समझने से हो सकता है आपको कंटेंट बिल्कुल क्लियर हो जाए, मे भी क्लियर हो ही जाएगा। तो आप इस टॉपिक को और थोड़ा सा क्लियर करने के लिए इस उदाहरण पर ध्यान देखिए। जैसे आपसे पूछा जाता है कि क्या एक वॉशिंग मशीन अंतिम वस्तु है या मध्यवर्ती वस्तु। वॉशिंग मशीन लीजिए, मोबाइल फोन लीजिए, कुछ भी लीजिए, हालांकि मशीन नाम से दिमाग में आता है कि मशीन, तो मैंने अभी पीछे ही आपको वॉशिंग मशीन को अंडरलाइन करवाया था। मशीन जो है उत्पादन के लिए होती है। आप देखिए कि उद्देश्य है, मैं आपको साफ कह रहा हूं कि अंतिम वस्तु होगी या मध्यवर्ती वस्तु निर्भर करेगा कि उसका उद्देश्य क्या है, यानी कि किस उद्देश्य से चीज को खरीदा जा रहा है। मैंने अभी क्या समझाया है, क्या उसे आगे बेचना है, क्या उसे उपभोग करना है, या उसे निवेश करना है। आप किसी भी चीज को समझना चाहते हैं तो इस उदाहरण से बहुत कुछ क्लियर हो सकता है। देखिए, जैसे वॉशिंग मशीन, आप कहोगे सर जी घर के लिए लेते हैं वॉशिंग मशीन, तो घर के लिए ही होती है वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने के लिए होती है। तो जैसे आपकी मदर या कोई फैमिली वॉशिंग मशीन खरीदती है तो घर के कपड़े धोने के लिए खरीदती है, उपभोग का उद्देश्य है, सिंपल सी बात है, कंजप्शन के लिए ले रहे हैं, अपने यूज करने के लिए ले रहे हैं, घर के लिए ले रहे हैं। तो घर के लिए एक घरेलू उपभोक्ता लेता है अगर, यानी कि जैसे कोई फैमिली लेती है तो वो किस लिए लेती है, घरेलू उपभोग, अपने कपड़े धोने के लिए ले रही है, तो वो क्या होगी, अंतिम वस्तु। मैंने बोला जो भी वस्तुएं उपभोग के लिए होंगी वो अंतिम वस्तु है। मैं एक और आपको चीज बताता हूं, कोई भी वस्तु जो उपभोक्ता लेता है, कोई भी वस्तु जो उपभोक्ता लेता है वो एक अंतिम वस्तु है। परिवार, गृहस्थ, फैमिली जो कुछ भी खरीदेगी वो अंतिम वस्तु है। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य है एक ही, उपभोग करना। तो एक आसान तरीका होता है, मैं आपको कह बता दूं, पेपर में आपको पॉइंट आ सकते हैं 2 या 3 कि अंतिम वस्तु क्या है और मध्यवर्ती वस्तु क्या है। तो अंतिम वस्तु कौन सी है, मध्यवर्ती वस्तु कौन सी है, इसका तय करने का एक पैमाना होता है। अगर उपभोक्ता या परिवार वस्तु ले रहा है तो वो अंतिम है। दूसरी चीज, उसी वॉशिंग मशीन को सपोज कीजिए कि एक ड्राई क्लीनर ले रहा है, ड्राई क्लीन करने वाला या कपड़े क्या नाम है आप उसको कह सकते हैं, धोबी ले रहा है, एक ड्राई क्लीनर ले रहा है। क्या करेगा वो आगे लोगों के उसमें कपड़े धोएगा। तो उसके हिसाब से वॉशिंग मशीन क्या है, एक अंतिम वस्तु, एक निवेश है। क्योंकि ड्राई क्लीनर ने उस वॉशिंग मशीन का एक इन्वेस्टमेंट किया है, एक संपत्ति के तौर पर उसे लिया है, उसमें वो कपड़े धोएगा और लोगों से कमाएगा। तो यहां पर वॉशिंग मशीन उसके लिए क्या है, एक अंतिम वस्तु है। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य है निवेश। पहले का उद्देश्य था उपभोग, इसका उद्देश्य है निवेश। ये निवेश है, आप समझिए, किसान ने ट्रैक्टर लिया, निवेश है, ठीक है। हम यहां पर वीडियो बनाते हैं, वीडियो के लिए कैमरा लेते हैं, तो ये एक निवेश है। तो जो भी वस्तु आप उत्पादन में स्थायी रूप से प्रयोग करते हो, स्थायी रूप से वर्ड बोल रहा हूं, वो सब चीजें जो होती हैं वो सब निवेश होती हैं। तो एक वॉशिंग मशीन अगर ड्राई क्लीनर ले रहा है, निवेश के रूप में है, तो भी वो अंतिम वस्तु है। तो जो भी वस्तुएं उपभोग के लिए होती हैं, निवेश के लिए होती हैं, जो दोबारा नहीं बेचनी है। कई बार स्टूडेंट के दिमाग में आता है सर वॉशिंग मशीन पुरानी हो जाएगी तो पुरानी वस्तु बेच देंगे। अरे पुरानी वस्तु उस साल थोड़ी ना बनी है। पुरानी वस्तुओं को मैं आगे क्लियर कर दूं, पुरानी वस्तुओं को देश की राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। राष्ट्रीय आय में क्या शामिल होता है, एक लेखा वर्ष में जो बनेगा, ना कि पुराना बना हुआ भी इसमें शामिल करें, पुराना नहीं करेंगे। ड्राई क्लीनर ने जो वॉशिंग मशीन खरीदी है वो आगे बेचने के लिए नहीं खरीदी है, वो उसे यूज करना है उसको। तो जो भी वस्तु उपभोग के उद्देश्य से हैं, निवेश के उद्देश्य से हैं, वो अंतिम है, क्योंकि ये दोबारा नहीं बिकेंगे, दोबारा बेचने के लिए नहीं लिया है कि आगे बेचना है। लेकिन तीसरी बात देखिए, अगर यही वॉशिंग मशीन एक दुकानदार ने ली है, एक शोरूम वाले ने ली है,
अब शोरूम वाला या दुकानदार वॉशिंग मशीन क्यों खरीद के लाया है? दुकान पे रखेगा, आगे बेचेगा। जैसे मोबाइल फोन आप लेते हो, तो मोबाइल फोन अगर आप लेते हो दुकान से जाकर, वो एक अंतिम वस्तु है क्योंकि आपने उपभोग करना है। लेकिन एक शोरूम वाला, एक दुकानदार मोबाइल फोन लेकर आकर आता है तो उसे आगे बेचने, वो मध्यवर्ती वस्तु है। यही बात समझनी है आपको कि अगर वस्तु आगे बेचनी है तो वो मध्यवर्ती वस्तु है, और अगर खुद उपभोग करनी है तो वो अंतिम वस्तु है। तो दुकानदार जो लेकर आया वॉशिंग मशीन, उसे आगे बेचना है, आगे दोबारा बिक्री करनी है, तो वो क्या है? एक मध्यवर्ती वस्तु है। तो जो भी वस्तुएं अब समझ में आना चाहिए कि जो भोग के लिए हैं, निवेश के लिए हैं, वो अंतिम है। जो आगे उत्पादन के लिए हैं, आगे बेचने के लिए हैं, वो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत कुछ मैंने इसमें आपको क्लियर कराया है कि कौन सी वस्तु अंतिम है, मध्यवर्ती वस्तु है। अपनी इस वीडियो के अंदर जो भी आपको इसमें राय देनी हो, कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए।